हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चुनावी राजनीति की दूसरी वर्कशीट 32 नंबर जो वर्कशीट आई है। इस हफ्ते 3 वर्कशीट्स आई हैं, 31 वर्कशीट, 32 और 33। अगर आप लोग इन तीनों वर्कशीट्स को कर लोगे तो इससे आपका जो 6th का 3rd चैप्टर है चुनावी राजनीति वो कंप्लीट हो जाएगा और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और हम पढ़ते हैं अब 32 जो वर्कशीट है एसएसटी की इस हफ्ते की। इसमें क्या है, हमारी चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। आम चुनाव हमारे देश, आम चुनाव क्या होते हैं? आम चुनाव हमारे देश भारत में लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। हमारे देश के अंदर जो हमारी संसद है, पूरे देश की जो संसद पूरे देश के लिए जो कानून बनाती है, उसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के अंदर कौन लोग चुन के जाते हैं? जो हमारे प्रधानमंत्री को चुनते हैं और उन मंत्रियों को चुनते हैं जो अलग अलग मंत्रालयों को चलाते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारे पूरे देश की संसद है कानून बनाने वाली, उसका एक सदन लोकसभा है और लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। वैसे ही हर स्टेट की जितने भी हमारे राज्य हैं, उन राज्यों में भी चुनाव बनाने वाली संस्थाएं होती है जिसको हम विधानसभा कहते हैं, राज्यों की विधानसभा कहते हैं। तो राज्य की विधानसभाओं से हमारे मुख्यमंत्री चुनकर आते हैं और लोकसभा के बहुमत दल का नेता हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। और इनके दोनों के, लोकसभा के भी और हर विधानसभा के भी चुनाव हर 5 साल बाद हमारे देश में करवाए जाते हैं। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा, चाहे किसी भी राज्य की विधानसभा हो चाहे हमारे देश की लोकसभा हो, जब किसी लोकसभा के चुनने के बाद 5 साल हो जाते हैं तो वो लोकसभा और विधानसभा अपने आप ही भंग हो जाती हैं। मतलब कि अब वो टाइम आ जाता है 5 साल बाद कि दोबारा नई लोकसभा के सदस्य चुने जाएं और विधानसभा के नए सदस्य चुने जाएं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में लगभग अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। और फिर करे ये जो चुनाव होते हैं विधानसभाओं की, तो हर राज्य के जो डेट है वो अलग अलग होती है। तो जिस राज्य की विधानसभा के 5 साल हो जाते हैं तो उसके फिर 5 साल पूरे होने के बाद चुनाव करवाए जाते हैं। जैसे लोकसभा के चुनावों के जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, लोकसभा भंग हो जाती है, तो दोबारा चुनाव होते हैं, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं। हमारे देश की लोकसभा के मेंबरों को चुनने के लिए और राज्य की विधानसभाओं के मेंबरों को चुनने के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं। और 5 साल कंप्लीट होने के बाद ये विधानसभाएं और लोकसभा भंग हो जाती हैं और फिर उनके 5 साल के बाद भंग होने के बाद टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद फिर उनके द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं। इन्हीं चुनावों को हम आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव, जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हो जाता होता है तब वहाँ जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। अगर जैसे हमारे मेंबर चुनेंगे, जैसे लोकसभा के मेंबर जो 545 होते हैं, अगर वो चुनेंगे और ये पूरे देश की जो देश होता है उसमें जो लोकसभा के चुनाव होते हैं पूरे देश को 545 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। और 5 साल के बाद, हर 5 साल बाद इन 545 निर्वाचन क्षेत्रों में से चुनकर एक व्यक्ति आता है लोकसभा के अंदर। अगर उन 545 मेंबरों में से किसी कोई मेंबर इस्तीफा दे देता है या किसी मेंबर की वो हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जगह पर फिर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं। उसी को ही उपचुनाव कहते हैं। जैसे हमारे अभी हमारे देश के अंदर ये किसानों का कुछ मामला हुआ है, उस पर जो हरसिमरत कौर है उसने वो दिया इस्तीफा, पर वहां पे तो उनके पास, हमारी सरकार के पास मेंबर थे, तो उन्होंने उनमें से ही हरसिमरत कौर जो काम करती थी सरकार के अंदर, उसकी जगह किसी और को बना दिया।
लेकिन अगर कोई और मंत्री ना हो जो जिसकी डेथ हुई है, उस मंत्री की जगह लेने के लिए, जहाँ जिसने इस्तीफा दिया उसकी जगह लेने के लिए, तो फिर जिस क्षेत्र का वो व्यक्ति मंत्री होता है, जहाँ एमपी के भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनको संसद, जहाँ एमपी भी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या सांसद की मृत्यु हो जाती है तो उसके क्षेत्र से फिर दोबारा से चुनाव करवाया जाता है और उसी को उपचुनाव कहते हैं। आगे बढ़ते, चुनावी क्षेत्र क्या होते हैं? निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो निर्वाचन, आपको आम चुनाव का भी मतलब पता होना चाहिए, उपचुनाव का भी पता होना चाहिए। चुनावी क्षेत्र किसको कहते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा जो लोकसभा है, लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 545। तो पूरे देश को 545 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, वही चुनावी क्षेत्र होते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है या बांटा गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। वो बटे हुए जो क्षेत्र हैं उनको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। और जैसे अब 545 निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के लिए बनाए गए हैं, तो उनमें से चाहे कितनी पार्टियों के एक निर्वाचन क्षेत्र से लोग खड़े हो जाएं, लेकिन चुनकर वहां से एक ही मेंबर आता है। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो लोकसभा के चुनाव में जो 545 मेंबर चुने जाते हैं उनको एमपी, जहाँ सांसद भी कहा जाता है, और राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है। लोकसभा के चुने गए मेंबरों को एमपी या सांसद कहा जाता है, और जो राज्य विधानसभा होती है, जो राज्यों के लिए कानून बनाने वाली सभा होती है, जब उसके लिए जो मेंबर चुने जाते हैं उनको विधायक या एमएलए भी कहा जाता है। वार्ड, इसी प्रकार पंचायतों और नगर पालिका को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है। और जैसे ये तो हो गया राज्यसभा के चुनाव, और हमारे देश के लिए, जो पूरे देश के लिए चुनाव होते हैं लोकसभा के, और विधान पालिकाओं के चुनाव हो गए, विधानसभाओं के चुनाव हो गए। एक हमारे देश के जो गांव होते हैं, जहाँ शहर होते हैं, उनके जो गांव होते हैं उनके अंदर पंचायतें बनती हैं, और जो शहर होते हैं वहाँ नगर पालिकाएं बनती हैं। जो हमारे गांव होते हैं वहाँ पंचायत चलाती है वहाँ का सिस्टम को। शहरों में, जो छोटे शहर होते हैं उनमें नगर पालिकाएं, और जो बड़े बड़े बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहर होते हैं वहाँ पर नगर निगम होते हैं। ये सारी चीज़ों को आपने याद रखना है। गांव में पंचायतें होती हैं, शहर में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों बॉम्बे जैसे जो महानगर होते हैं वहाँ पर नगर निगम होते हैं। इसी प्रकार पंचायतों और नगर पालिका को भी छोटे छोटे चुनाव, जैसे कोई गांव के अंदर पंचायत का चुनाव होता है तो उस जो गांव होता है, विलेज होता है, उसको छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और उन चुनाव क्षेत्रों को क्या कहते हैं? वार्ड। शहरों को या गाँव को या विलेज को जब चुनाव करवाने के लिए छोटे छोटे क्षेत्रों में, चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है तो उनको वार्ड कहा जाता है। जिसे वार्ड कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ से एक व्यक्ति, देखो पूरे देश को जैसे 545 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया लोकसभा के चुनावों के लिए, तो उस एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन के आता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी बोला जाता है। और जो गाँव और शहरों में पंचायत बनाने और नगर पालिका के मेंबरों को चुनने के लिए जब चुनाव होते हैं तो वहाँ गाँव को और शहरों को छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो उनको वार्ड कहा जाता है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र, कुछ कमजोर समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज संसद और विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती। हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसी जाति या धर्म के लोग हैं जिनकी संख्या कम है, जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके पास इतना पैसा या उन शिक्षा या संपर्क नहीं होते, संसाधन नहीं होते कि वो
चुनकर हमारे देश का हिस्सा बन सकें। तो हमारे देश के अंदर जो कमजोर समझे जाने वाले समूह होते हैं, जहाँ वो धर्म या जाति के लोग जिनकी संख्या कम है, जहाँ अल्पसंख्यक हैं, उनके पास इतना धन, शिक्षा या संपर्क नहीं होते कि वो चुनाव लड़ सके, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो हमारे देश के अंदर जो अल्पसंख्यक है या कमजोर समूह है जो हमारे देश के अंदर, उनकी आवाज को भी सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारे देश के अंदर कुछ आरक्षित चुनाव क्षेत्र बनाए गए। मतलब कुछ जातियों या धर्म के लोगों के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को वो कर दिया गया कि वहां से उसी जाति का व्यक्ति जीतेगा या खड़ा होएगा, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। हमारे देश के अंदर कुछ अल्पसंख्यक या कुछ ऐसे समूह हैं जो कमजोर हैं, जो चुनाव नहीं लड़ सकते, जिसके कारण उनकी आवाज संसद या विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। उनकी आवाज को संसद या विधानसभाओं तक पहुंचाने के लिए उन कमजोर समूहों या अल्पसंख्यकों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं, ताकि वहां जिन निर्वाचन क्षेत्रों को उन समूहों के लिए रखा गया है, वहां से बस उन्हीं समूहों के लोग जीतकर हमारी संसद या विधानसभा में आते हैं। और इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। हमारे देश के अंदर जो लोग अपनी आवाज इतने कम है कि वो अपनी आवाज को देश की कानून बनाने वाली संस्था, संसद और राज्य की विधानसभाओं तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उनके लिए हमारे देश के संविधान बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने उनके लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र उन्हीं समूहों के लिए जो कमजोर हैं या अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए आरक्षित कर दिए हैं। और उन निर्वाचन क्षेत्रों से उन्हीं समूहों के लोग चुनकर आते हैं, ताकि उनकी आवाज हमारे कानून बनाने वाली संस्थाओं, संसद और विधानसभाओं तक पहुंच सके। इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हमारे देश के अंदर जो कमजोर समूह है या अल्पसंख्यक है, उनको हम SC या ST कहते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति। SC का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और ST का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। SC ST का ही व्यक्ति चुनाव, जो आरक्षित रखे गए चुनाव क्षेत्र, वहां से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और किसी जाति का व्यक्ति वहां चुनाव नहीं लड़ सकता। इसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ये सारी डिफाइंस जो भी ये आए शब्द आए, निर्वाचन क्षेत्र, आम चुनाव, उपचुनाव, वार्ड, ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनकी वर्कशीट्स बनी है और सभी बच्चों को इनको लर्न करना है। जो हमारी अगली क्लास होगी, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तीनों वर्कशीट्स में से भी जो इस हफ्ते आई है, उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतदाता सूची। मतदाता सूची क्या होती है? मतदाता सूची हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। हमारे देश में सभी उम्र के व्यक्ति तो वोट नहीं दे सकते, लेकिन 18 से जो ऊपर उम्र के लोग होते हैं, तो सभी नागरिक जो देश के, चाहे औरतें हों, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, उनको वोट देने का अधिकार मिला है। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति 18 साल का हो गया या 18 साल से ऊपर है, तो उसका जो हमारे देश की वोटर लिस्ट या मतदाता सूची होती है, उसमें नाम होना जरूरी है। तो मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है। जब हम जो व्यक्ति 18 साल या 18 साल के ऊपर उम्र का हो जाता है, तो उसका मतदाता सूची में अगर नाम होता है तो उसको वोटर कार्ड मिलता है। तो वोट देने जाते समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल सके। तो मतदाता सूची बननी जरूरी है, क्योंकि मतदाता सूची से ही पता चलता है कि हमारे देश में वोट देने वाले लोग कितने हैं। लेकिन अगर और वही वो व्यक्ति वोट दे सकता है जिसका उसमें लिस्ट में नाम होता है। और इस
इसको बार बार चेंजेस भी होती हैं इसमें। अगर कुछ मतदाता होते हैं हमारे देश में बड़ी एज के कारण इनकी डेथ हो जाती है या किसी भी कारण डेथ हो जाती है, इन मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया जाता है। और जिनका इस मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में नाम होता है वही व्यक्ति वोट दे सकते हैं, उनको ही वोटर कार्ड मिलता है। और जब लोग वोट डालने जाते हैं तो उनको अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाना पड़ता है, या कोई और जो पहचान पत्र हो वो दिखाना पड़ता है। जिससे ये ऐसा इसलिए बनाया गया, वोटर कार्ड लोगों का इसलिए बनाया गया ताकि एक व्यक्ति एक ही वोट डाले, बार बार वोट डालने ना जाए। उम्मीदवारों का नामांकन। देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, जिसे आम भाषा में टिकट कहते हैं। जब हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं तो जितने भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं तो सभी पार्टियां उन निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं और उनको अपनी पार्टी का वो चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। और पार्टी जो होती है वो सारे उम्मीदवारों को अपने उम्मीदवारों को समर्थन देती है और इसको टिकट भी कहते हैं। जो कोई सारी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को हर निर्वाचन क्षेत्र में खड़ा करती हैं और जिस व्यक्ति को खड़ा करती हैं उसको टिकट देती हैं, मतलब लड़ने के लिए अपनी पार्टी के ही मेंबर को खड़ा करती हैं। तो खड़े हुए मेंबर को टिकट भी, जो आम भाषा में उसको टिकट भी कहते हैं, कि कहते हैं भी इस निर्वाचन क्षेत्र में तो बीजेपी ने इस व्यक्ति को टिकट दी है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को खड़ा किया है उस वाले निर्वाचन क्षेत्र में। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है किसी पार्टी का कि मैं चुनाव लड़ूं और पार्टी भी उसको परमिशन दे देती है चुनाव लड़ने की, तो एक उसको चुनाव आयोग के पास जाकर एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है, नाम देना पड़ता है कि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, इस पार्टी की तरफ से लड़ रहा हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह ये है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है जिसमें उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है। तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। किसी भी पार्टी का व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से जब खड़ा होता है तो उसको चुनाव आयोग के पास जाकर एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है जिसमें वो अपना सारा रिकॉर्ड देता है कि अगर उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस चीज़ का भी उसमें नामांकन पत्र में वो जिक्र करता है। उसके पास कितनी संपत्ति है ये ब्यौरा भी देता है, उसकी शिक्षा उसने कहाँ तक ग्रहण की है ये इसका ब्यौरा भी उसमें नामांकन पत्र में भरकर देता है। और फिर वो जब नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसको चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है। मतदान और मतगणना। एक तो मतदान होता है वोट डाल के आना, जब सारे लोग वोट डालते हैं तो उसके बाद वोटों को गिना जाता है, उसको कहते हैं मतगणना। मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को दे देता है, ये आप सबको पता है। मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीनों को सील करके सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो वहां पर मशीनें होती हैं, ईवीएम मशीनें होती हैं, उनमें सारी पार्टियों की, जितनी भी पार्टियों के जिस क्षेत्र से हम वोट देने जाते हैं उस क्षेत्र में जो जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके चुनाव चिन्ह होते हैं। तो हमें जिस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना होता है हम उस चुनाव चिन्ह को उस ईवीएम वोट में दबा देते हैं। तो जब शाम तक जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन जब सब लोग वोट दे चुके होते हैं उसके बाद उन ईवीएम मशीनों को सील करके किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। और एक तय तारीख पर फिर डेट, वो चुनाव आयोग ने डेट डिक्लेयर कर रखी होती है कि किस दिन उनका रिजल्ट आएगा जो मतदान हुआ है। और एक तय तारीख पर उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती होती है। फिर उन मशीनों को खोला जाता है जिस दिन मतगणना होनी होती है, तो फिर गिनती की जाती है वोटों की, जहाँ सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं। जब जो जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उन चुनावों में तो वो उनके सार सबके कोई ना कोई एजेंट वहाँ पर मौजूद होते हैं जब वोटिंग होती है, जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके। वो तो
जब कोई वोटिंग की काउंटिंग होगी तो हर जो भी पार्टी के मेंबर उसमें खड़े होंगे उनको डर लगता है कि उनके साथ घपला ना हो जाए, तो वो खुद ही वहां पहुंचते हैं कि उनके सामने वोटिंग हो ताकि कोई हेर फेर ना हो सके। और जब मतगणना होती है सारे पार्टियों के एजेंटों को इसलिए रखा जाता है ताकि जो वोटिंग मतगणना है वो निष्पक्ष ढंग से हो सके, उसमें कोई पक्षपात न हो। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। अगर आ जाए विजेता कौन होता है उसमें, जो भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, तो जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं चुनाव में उसको वो विजयी घोषित होता है। आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? आम चुनाव तो 5 साल, जैसे लोकसभा के 5 साल पूरे हो जाते तो लोकसभा भंग होगी तो सारी सीटों पर ही चुनाव करवाया जाता है। लेकिन आम चुनाव बस उस टाइम करवाया जाता है जब विधानसभा या लोकसभा के चुने हुए मेंबरों से ज्यादा किसी की डेथ हो जाए या किसी का इस्तीफा हो जाए, उसके बाद उस क्षेत्र में ओनली जिस क्षेत्र से किसी की डेथ हुई है उम्मीदवार की, जहाँ इस्तीफा दिया गया, वहां पर जब चुनाव होते हैं वो आम चुनाव होते हैं। संसद और विधायक में क्या अंतर है? जो हमारी पूरे देश की संसद है उसके जो मेंबर होते हैं उनको सांसद कहा जाता है। जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके मेंबरों को विधायक कहा जाता है। मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? किसी देश की मतदाता सूची वो सूची होती है जिसमें वो सारे जो जिन व्यक्तियों को देश के अंदर वोट का अधिकार मिला होता है, जैसे हमारे भारत के अंदर मतदाता कौन है? 18 साल या 18 साल से उम्र के जितने भी लोग वोट देते हैं उनकी सबके नामों वाली लिस्ट को मतदाता सूची कहते हैं। और आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो जो चुनाव में उम्मीदवार खड़े होते हैं तो ना तो उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला होना चाहिए और वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यता है? वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, वो 25 साल की उम्र का होना चाहिए। तो इसमें वैसे तो दे नहीं रखे, लेकिन आप लोग जो उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो आप बुक में से पढ़ लेना, या फिर मैं आपको और बुक में से कहीं भी होगा मैं आपको पेज नंबर बता दूंगी कहाँ पर उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं उनकी जो योग्यताएं हैं कहाँ पर हैं। तो अब आगे करेंगे तीसरी वर्कशीट।